हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड आज हम पढ़ने वाले अपना डिज़ाइन इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग। तो इस फर्स्ट यूनिट है ये। इसमें सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि इनोवेशन और डिज़ाइन थिंकिंग ये कहना क्या चाहता है। देखो, डिज़ाइन थिंकिंग हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा प्रोटोटाइप, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बेटर बनाने के लिए हम बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू वो गुजरता है, ठीक है। जिसमें से एक होता है डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग में हम क्या सोचते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना पाएँ जिसमें यूज़र सेंट्रिक हो, जो प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट चाहिए। और इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग ये बताएगा कि आप उस डिज़ाइन थिंकिंग में और क्या इनोवेटिव कर सकते हो, क्या क्रिएटिव कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम अगर जा रही है तो उसको कैसे क्रिएटिवली हैंडल कर सकते हो। हमने एजाइल डेवलपमेंट भी पढ़ा था, एजाइल मेथोडोलॉजी। तो ये सब अपन को बताते हैं कि हम जो प्रोडक्ट को कैसे यूज़र सेंटर्ड बना सके रैदर देन टेक सेंटर्ड, है ना। प्रोसेस सेंटर्ड बनाने से बेटर हम यूज़र सेंटर्ड बना सकें। अब देखो, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है इसमें। डिज़ाइन थिंकिंग मतलब सिर्फ एक डिज़ाइन बनाना नहीं, ये नहीं होता है। डिज़ाइन थिंकिंग मतलब आप पूरा उस डिज़ाइन को इस तरह से बनाओ वो एकदम यूज़र सेटिस्फैक्ट्री हो, ऐसा डिज़ाइन बनाना है हमें, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे सबसे पहला इसका टॉपिक है 5 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। इसमें अपना एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। 5 स्टेजेस है ये। सबसे पहला अपना आता है, और पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि डिज़ाइन थिंकिंग कोई लीनियर अप्रोच नहीं है, ये नॉन लीनियर अप्रोच है। क्यों? क्योंकि से हम एक स्टेप से प्रीवियस स्टेप पे वापस जा सकते हैं, है ना। मतलब किसी भी स्टेप से, जैसे मैं एम्फेसाइज पे हूँ, डिफाइन पे हूँ, प्रोटोटाइप किसी भी स्टेज पे हूँ, मैं उससे वापस बैक जा सकती हूँ, ठीक है। ये नॉन लीनियर है और रिकर्सिव है, हम वापस से वापस जा सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम यूज़र सेंटर डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसमें फीडबैक, यूज़र फीडबैक, टेस्टिंग्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला अपन देख लेते हैं एम्फेसाइज। एम्फेसाइज में क्या लिखा है, दिस इज़ द इनिशियल फेज। इसमें हम क्या कर रहे हैं एम्फेसाइज में, बेसिकली आप यूज़र को अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम बाय सेटिंग असाइड पर्सनल अजम्पशन। मतलब हमारे खुद के जो भी अजम्पशंस हैं उस सब को साइड करके सिर्फ हम एंड यूज़र पे फोकस कर रहे हैं, ना कि हमारे बॉस पे, ना कि किसी डिज़ाइनर या किसी टीम मेंबर्स पे फोकस करके हम यूज़र सेंटर, मतलब खुद को यूज़र की जगह पे रख के वो चीज़ हम विजुलाइज़ कर रहे हैं कि हम कैसे उसको समझ सकते हैं। प्रॉब्लम को समझने के लिए हम अब खुद को यूज़र के जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, मतलब यूज़र को समझने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। डिज़ाइनर्स जब भी कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ में, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे टीम मेंबर्स के साथ में, और अपने कस्टमर्स के साथ में, उनकी जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उनके साथ में इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराएंगे, खुद की टीम के साथ में भी उनको, और टीम के अंदर में भी वो करना पड़ेगा, इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, है ना, ताकि और ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ उनको मिल पाएँ, ठीक है। और डिफ़ाइन में क्या होता है, डिफ़ाइन इस स्टेज में क्या करते हैं अपन, डिज़ाइनर्स जो है उनने जो भी प्रॉब्लम एम्फेसाइज़ करी, मतलब खुद को जो भी इंसाइट्स मिले उनको एम्फेसाइज स्टेज से, उस प्रॉब्लम पर्सन सेंटर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब यहाँ एम्फेसाइज से उनको प्रॉब्लम्स पता चली, प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पे उसे एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बनाया जाता है। की टूल है यहाँ पे कि हाउ माइट वी। तो हाउ माइट वी क्या कहता है, ये एक तरह का क्वेश्चन है विच फ्रेम्स द चैलेंज इन अ वे दैट इन्वाइट्स क्रिएटिव सॉल्यूशन। कि अगर हम इस प्रॉब्लम को अपनी तरह से सॉल्व कर सकते तो हम कैसे कर रहे होते, ये वाला प्रॉब्लम कैसे टैकल कर रहे होते। इसमें कोर यूज़र की नीड को अपन लेते हैं। अभी इसका अपन एग्जांपल से भी समझेंगे। आइडिएट इसका नेक्स्ट स्टेप है।
इसमें क्या करते हैं हम, बहुत सारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ हम जनरेट कर सकते हैं उतने ज़्यादा आइडियाज़ को अपन लेते हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइवर्स आइडियाज़, मतलब हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं हम उसको लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड मैपिंग क्या होता है कि जब अपन उस आइडियाज़ के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जैसे टीम में 5 लोग हैं, पाँचों के पास में 5 आइडियाज़ हो सकते हैं, एक के पास में कोई भी आइडिया नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन जब आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, हर एक के पास में कितने क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे डाइवर्स टीम है तो उनके पास में कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है, तो हर किसी के पास में बहुत अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आ सकते हैं ना। तो वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को अपन लेकर आइडिएट करते हैं, ठीक है। और मतलब इसमें अपन ये नहीं सोचते कि यार इतने सारे आइडियाज़ का मैं क्या करूँ, मुझे तो एक ही प्रोटोटाइप बनाना है। नहीं, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हम उसको लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप्स क्या करते हैं डिज़ाइनर्स, इसमें जितने भी आइडियाज़ अपन ने लिए हैं पिछले स्टेप में, आइडिएट में जितने आइडियाज़ मिले हैं उन सबको स्केल डाउन करता है। स्केल डाउन करना मतलब जो आइडियाज़ अपन को लग रहे हैं कि हाँ ये फ़ीज़िबल है ना, जो अपन कर सकते हैं, जो हमारे मतलब जैसे 10 आइडियाज़ जनरेट करें तो उसमें से टॉप 5 सेलेक्ट करेंगे, फिर टॉप 2 सेलेक्ट करेंगे, फिर एक आइडिया ऐसा फाइनल करेंगे। मे बी वो आइडिया कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ हो सकता है ना। तो ये चीज़ होती है प्रोटोटाइप में। दिस स्टेज इज़ अबाउट मेकिंग आइडियाज़ टैंजिबल सो दे कैन बी टेस्टेड क्विकली एंड चीपली। मतलब उस आइडिया, जो अपन ने आइडिया एक फाइनलाइज़ किया है, उस आइडिया को अपन टैंजिबल बना रहे हैं ना, ताकि हम उसको जल्दी से उसे टेस्ट कर पाएँ कि अगर ये काम करेगा या नहीं, है ना। और वो जो आइडिया है वो चीप भी होना चाहिए। मतलब उसका जब अपन प्रोटोटाइप बनाएंगे, अपन उसको प्रोटोटाइप में क्या कर रहे हैं, उसका एक छोटा वर्जन बना रहे हैं, मिनी वर्जन। उसमें फीडबैक लेंगे और फिर उसको फीडबैक इस स्टेज में लेंगे, टेस्ट में फीडबैक मिलेगा ताकि अपन उससे फिर से इटरेट कर पाए। मतलब इसमें अपन ने एक छोटा सा चीप सा वर्जन बना के देखा, जैसे कि एक डिज़ाइन बना के देखी। हमें जो एक्चुअल मोबाइल ऐप बनाना है उसका सिर्फ हमने एक डिज़ाइन बना के देखा, यूआई अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसको अपन ने टेस्टिंग फेज़ में टेस्ट किया, ठीक है। और फिर टेस्टिंग में हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये यूआई तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर से हमारी थर्ड स्टेज जो डिज़ाइन थी उस पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाके फिर से आइडिएट करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो है ये अगेन रिपीट होते जाएगी। यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप भी बनाया है, अपन देख लेते हैं इसको। ये रहा। तो एम्फेसाइज में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो यूज़र्स को डीपली, फिर उसे उनकी प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन कर रहे हो, एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हो, हाउ माइट बी क्वेश्चन के साथ में। आइडिएट में क्या कर रहे हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ आइडियाज़ जनरेट कर रहे हो। प्रोटोटाइप में अपन एक क्विक लो कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, मतलब जो हमने आइडिया बनाया है बस उसका एक लो कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन, विजुलाइजेशन, और फिर उसे टेस्ट करते हैं रियल यूज़र्स के साथ में। कहीं पे भी कोई इशू आया तो वापस से इटरेट कर जाते हैं बैक स्टेज पे। जैसे टेस्ट किया, अच्छा फीडबैक नहीं था, वापस से प्रोटोटाइप पे गए, सीधा प्रोटोटाइप पे कुछ चेंज हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आइडिएट पे जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज़ हम एक्चुअल ये प्रॉब्लम आई क्यों इसको भी समझ सकते हैं वापस से एम्फेसाइज पे जाने पे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखो, डिज़ाइन थिंकिंग का एक माइंडसेट होना चाहिए, है ना। मतलब आप क्रिएटिव तभी बनोगे ना जब आपका माइंड वैसा सोचेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ की नीड है ना। तो उसके लिए कुछ अपने मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अपन को लाइक काइंड ऑफ रूल्स कि ये चीज़ें जो है हमें दिमाग में रख के वो डिज़ाइन को सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पिक्सल फट रहे तो मैं ऊपर कहीं दिखा देती हूँ टेक्स्ट वर्जन।
अब इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो एम्पैथी। एम्पैथी इसमें भी कॉमन है क्योंकि हमें हर जगह पे यूज़र को सेंटर में रखना है, तो इसमें भी एम्पैथी आता है। इट इन्वॉल्व सेटिंग असाइड पर्सनल अजम्पशंस, मतलब वही है, पर्सन को सेंटर में रख के फिर अपन सोचते हैं। ऑप्टिमिज्म में क्या रहता है, हम ये बिलीव करते हैं, है ना, वी लीप ऑफ फेथ, ठीक है, एक बिलीव हम रखते हैं कि इससे बेटर सॉल्यूशन, अभी जो करेंट सॉल्यूशन है उससे बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो होता है हमारा ऑप्टिमिज्म, ठीक है। बाइस टूवर्ड्स एक्शन मतलब मेक इट, आप कितना भी आइडिया जनरेट कर लो, उस आइडिया को जब तक आप टैंजिबल प्रोटोटाइप नहीं बना पा रहे हो, एक टैंजिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि है प्रोटोटाइप, वो नहीं बना पा रहे हो, है ना, तो आइडिया क्या है, सिर्फ एक आइडिया ही रह जाएगा जब तक आप उसमें एक्शन नहीं लोगे। एक्शन क्या ले रहे हैं अपन, उसको बना रहे हैं, है ना, फिर उसमें टेस्टिंग करेंगे, तो वो आपको हमेशा बाइस टूवर्ड्स एक्शन रहना पड़ेगा, हमेशा एक्शन करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ये चीज़ है इसमें, ठीक है। लर्न फ्रॉम फेलियर, इसमें फेल फास्ट फेल चीप का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब आप जितना जल्दी फेल होगे ना, आपका आइडिया फेल होगा और उतने आपको जल्दी से क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप बहुत टाइम बाद आपने बहुत सारा कॉस्ट लगा दिया, है ना, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद में आपका आइडिया फेल हो गया, तो क्या है, आपको कॉस्टली भी पड़ेगा और टाइम भी जाएगा। तो इसलिए अपन को हमेशा कैसा माइंडसेट रखना है कि ठीक है, फेलियर मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या होना है, फेल फास्ट एंड फेल चीप इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। अब लर्न फ्रॉम फेलियर, आपको उस फेलियर से सीखना है, ठीक है, कि हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, इसमें आपको क्या रखना है कि अपनी खुद की एबिलिटी पे, अपनी एबिलिटी पे कहाँ गया, अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं, हम इस दुनिया में कुछ तो चेंज कर सकते हैं ना, हमें इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी पावर्स है कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अपना जो डिज़ाइन थिंकिंग का अप्रोच रहना चाहिए वो हमेशा इटरेटिव रहना चाहिए कि ठीक है, इससे बेटर अगर इस बार फेल हो गया हमारा आइडिया, तो इससे बेटर भी एग्जिस्ट कर पाएगा, नेक्स्ट हम इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं। अपनी टीम में भी हमें ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और अगला स्टेज है अपना एम्ब्रेसिंग एम्बिग्यूटी। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक हो सकता है, तो नेवर माइंड। एम्बिग्यूटी, इसमें क्या करते हैं कि हम फ्लेक्सिबल रहना है हमें और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहना है, ठीक है। मतलब खुद को ऐसा नहीं बनाने कि हमने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे स्टिक कर जाना है, एक ही आइडिया पे स्टिक कर जाना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। अगर मैक्सिमम जितने भी आइडियाज़ आ सकते हैं, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उसको ले स्टे फ्लेक्सिबल, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करते रहना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाए चीज़ें, है ना, बहुत ज़्यादा क्योस हो जाए, लेकिन हमें खुद को फ्लेक्सिबल रखना है, ये चीज़ थी इसमें। अब कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं इस प्रोसेस के, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि सबसे अपन ये चीज़ें देख लेते हैं, इंडिविजुअल माइंडसेट के अलावा हमें क्या करना है, सेवरल कोर प्रिंसिपल्स, मतलब एक इंडिविजुअल के माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलना है। जैसे हमारा कोई लीडर है या बॉस कह लो, है ना, तो उसके हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ ये ट्रेडिशनल अप्रोच था अपना कि बॉस ने जो जो बोला है हमें वही चीज़ करना है, नहीं, इसमें क्या करते हैं कि अपन अपने ह्यूमंस को सेंटर में रख के, क्योंकि हमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करना है, तो हमेशा इसमें क्या करना है, हमें ह्यूमन सेंटर्ड रखना है अप्रोच। मतलब स्टार्ट विथ यूज़र नीड्स, नॉट बिजनेस ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड यूज़र को साथ में रखना है, बिजनेस नीड्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपको पहले यूज़र को पहले रखना है, बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को नहीं, है ना, उसको साइड में कर दो पहले। नेक्स्ट है अपना कोलैबोरेटिव टीम वर्क, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे मैंने बताया था कि कोई साउथ इंडियन से है, कोई यूएसए से है ना, कोई इंडिया से है, कोई ब्राज़ील से है, मतलब कहीं से भी है, ठीक है, रिमोट टीम्स भी होती हैं, अभी अपन पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, आपको कोलैबोरेटिव टीम वर्क रखना है, ठीक है। और इसमें एक होता है शेयर्ड मॉडल। शेयर्ड मॉडल क्या होता है, जैसे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप मतलब जैसे गूगल डॉक्स आपने देखा होगा, कैनवा पे रहता है,
फिग्मा पे रहता है, फिगजैम जो रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि एक से ज़्यादा, जैसे ये मेरा एक पीडीएफ है, ये मेरा एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ में अभी सिर्फ मैं ही एडिट कर पा रही हूँ, कोई और इसमें काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो ऐसे शेयर्ड मॉडल्स रहते हैं ना, उसमें क्या रहता है कि एक से ज़्यादा टीम मेंबर्स उस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं और एक ही टाइम पे, रियल टाइम में उसको यूज़ भी कर पाते हैं, उसमें चेंजेस भी कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अपना गूगल डॉक्स तो सबने यूज़ ही किया होगा, उसको अपन शेयर कर पाते हैं, है ना, और मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पे उसमें एडिट और उसको कोई भी चेंजेस अपडेट करना है वो सेम टाइम पे कर पाते हैं। तो शेयर्ड मॉडल को अपन यूज़ करते हैं इसमें कोलैबोरेटिव टीम वर्क में। नॉन लीनियर इटरेशन अपन पढ़ चुके हैं, है ना, मतलब अपन को लीनियरली नहीं जाना है कि इस स्टेप के बाद में इस स्टेप, ये स्टेप, फिर इसके बाद में ये नहीं। अपन को फ्लेक्सिबल रहना है कि अगर ये स्टेप के बाद में हमें इस स्टेप पे भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जा सकते हैं, है ना। मतलब कितनी भी स्टेप्स के बाद में हम प्रीवियस स्टेप पे वापस इटरेट कर सकते हैं। लीनियर मतलब सीधा सीधा, नॉन लीनियर मतलब आप ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जा सकते हो, ऐसा ये होता है। अब देखो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रोटोटाइप क्या बना रहे हैं, प्रोटोटाइप क्या होता है अपन इसको पढ़ेंगे और अच्छे से। अब ये प्रोटोटाइप क्या है, एक मतलब उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आप एक रफ सा वो बना रहे हो, रफ सा स्केच टाइप का बना रहे हो, है ना, ताकि हम उसको टेस्ट कर पाए रियल यूज़र्स के साथ में, है ना। और फिर अगर उसमें कुछ फेलियर्स होंगे, उस फेलियर्स को फिर अपन रिकॉग्नाइज करके उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो इसलिए अपन एक छोटा सा डमी कह सकते हो, है ना, डमी स्केचेस, जैसे इसमें लिया स्केचेस को इनकरेज करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं उस पर कि कैसा लगेगा। मतलब सिर्फ हम इसमें जानना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये अपन कैसे कर रहे हैं, एक अप्रोच देखने के लिए एक छोटा सा अपन रफ वर्जन बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है, इसे रफ टू रिफाइंड, ताकि जैसे अपन एक पेपर लिया, पेपर में ड्रॉ करके बता दिया कि अच्छा ये चीज़ें हमें रखनी है अपने ऐप में। पहले एक यूज़र की प्रोफाइल रहेगी, एक सर्च आइकन रहेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा, उसका लेआउट डिफाइन कर दिया। ये स्केचेस बना रहे हैं, इसमें अपन पॉलिश नहीं रखते, है ना, क्योंकि अपन तो अभी रफ में ही काम कर रहे हैं, तो इसको अपन पॉलिश एकदम प्रोफेशनल लुक नहीं देने पे फोकस करते हैं। अभी सिर्फ उस आइडिया को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, कल्चरल डिसीजन मतलब इसमें आप देखते हो कि वो जो है यूज़र नीड्स को परसुएट कर रहा है कि नहीं, और स्टेक होल्डर्स और इनवे मतलब डिसीज़न जो है वो टीम के साथ में आप ले रहे हो कि ये स्पीडी होगा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा नहीं, बस ये वाले डिसीजन जो रहते हैं आप इसमें लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक मतलब ये ब्रीफ में पॉइंट्स अपन देख लेते हैं कि माइंडसेट एंड प्रिंसिपल्स में हमने क्या देखा, हमें ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच रखना है, एम्बिग्यूटी एम्ब्रेस करना है, कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, ऑप्टिमिज्म रखना है। ऑप्टिमिज्म मतलब खुद पे ये बिलीव करना है कि इससे बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इटरेटिव रखना है प्रोसेस को, फेल फास्ट ताकि हम उससे सीख पाएँ। बाइस टूवर्ड्स एक्शन मतलब हमेशा एक्शन, सिर्फ आइडिया तक अपन को स्टॉप नहीं करना है, हमेशा एक्शन करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रोटोटाइप वर्सेस MVP। प्रोटोटाइप हमने समझ लिया था। प्रोटोटाइप क्या है, एक अपन डमी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन MVP क्या होता है, देखो प्रोटोटाइप में अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम का एक डिज़ाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसका एक डिज़ाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं। मतलब वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि वैसा सॉल्यूशन हम बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, पहले अपन प्रोटोटाइप पूरा देख लेते हैं। इसमें चीज़ें जो रहती हैं नॉन फंक्शनल रहती हैं। जैसे मैंने सिर्फ आपको एक पेपर में कुछ तो भी बना के दे दिया कि ये मेरा आइडिया है, ठीक है। अब आप उसको अपने हिसाब से उसमें कैसा भी कलर इमेजिन कर लो, कैसा भी फॉन्ट इमेजिन कर लो, वो नॉन फंक्शनल रहेगा अभी, है ना। उसमें आप अपना डेटा नहीं भेज सकते, है ना, सिर्फ एक डिज़ाइन है, वो तो पेपर डिज़ाइन है, और वो नॉन फंक्शनल रहेगा। उसमें सिर्फ आप स्पेसिफिक फ़ीचर्स पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ बता रहे हो कि ऐसे ऐसे फ़ीचर्स होने वाले हैं इसमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताता है, रेंजेस फ्रॉम पेपर। अब देखो इसमें आप एक पेपर स्केच भी बना सकते हो और एक डिजिटल
डिजिटल मॉडल्स भी बना सकते हो। डिजिटल मॉडल्स जैसे फिग्मा की डिज़ाइंस होती है ना, फिग्मा की डिज़ाइंस हो गई, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकते हैं, एक पेपर पे बना लो, चाहे आप फिग्मा पे डिज़ाइन बना लो, ये उधर ऐसे रेंज करता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका यूजेज। तो ये क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी टेस्टिंग के लिए होता है कि ऐसा अपन आइडिया बना सकते हैं या नहीं। तो इसमें अपन क्या देते हैं, यूज़र्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं, इंटरनल अपने टीम के अंदर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी इसकी जनरली प्राइवेट रहती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं देखोगे कि अमेज़ॉन अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है ना, तो उसका आपको मार्केट में वो दिखेगा, प्रोटोटाइप उसने भेजा नहीं, वो इंटरनल ही रहता है। वो सारी चीज़ें जो रहती है प्राइवेट रहती है, और ये बहुत जल्दी क्विक होता है, क्योंकि इसमें अपन सिर्फ विजुअलाइजेशन बना रहे हैं ना, तो ये काफ़ी क्विक रहता है और चीप भी रहता है। वेयर एज अब अपन आते हैं MVP पे। MVP इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट। मतलब आपके बिजनेस का जो मतलब कोर जो प्रोडक्ट है ना, जैसे ओला है, उबर है, ठीक है। इनका कोर फीचर क्या है कि ये राइड्स को बुक करते हैं, है ना, और एक डिलीवरी मतलब एक जो राइड पार्टनर है, जो अपना ड्राइवर रहता है, उसको वो असाइन करता है ना, वो हमें लेने आता है। इसका MVP सिर्फ यही है। ओला उबर जैसे जो भी राइड बुकिंग ऐप्स रहते हैं, तो इनका MVP यही रहता है, मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट। सिर्फ यही उनका मेन बिजनेस है। बाकी अगर उसने और भी कोई फीचर्स ऐड करे, जैसे रिवॉर्ड्स फीचर ऐड किया कि आप इतनी राइड्स पे आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये सब उसके अलग फीचर्स है, लेकिन MVP क्या है उसका, वो वाला फीचर। तो सबसे पहले बिज़नेस क्या जो बड़े लार्ज स्केल बिजनेस रहते हैं, वो इंसाइट्स को गैदर करके ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जो सिर्फ उनके MVP को टेस्ट करना है। जब उनको सिर्फ उस MVP को टेस्ट करना है, तो वो क्या बनाते हैं, एक मतलब उस जो उनका मेन आइडिया रहता है उस पर उनको टेस्ट करना है, उसको वैलिडेट करना है, तो एक MVP बनाते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल होता है, क्योंकि एक्चुअल यूज़र्स के साथ में उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत मिनिमल होते हैं। नेक्स्ट है कि फुली बिल्ट प्रोडक्ट। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है ना, क्योंकि आप उसमें इंटरेक्ट कर पा रहे हो, अपनी एक्चुअल में राइड बुक कर पाओगे। ये काफ़ी छोटा स्केल पे रहेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपको कंप्लीट प्रोडक्ट ही मिला है, ठीक है। तो ये फुली बिल्ट रहता है, यूज्ड इन यूज़र इंटरव्यूज़ बट प्राइमरली रिलीज टू द पब्लिक एंड प्राइवेट ग्रुप्स। ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप्स दोनों में रहता है, ठीक है। तो जनरली पब्लिक एंड प्राइवेट ग्रुप्स, जनरली पब्लिक और इंट्रोड्यूस टू द टारगेट मार्केट, ऐसा रहता है इसमें। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और ये मार्केट रेडी भी होना चाहिए, है ना, तभी तो आप अच्छे से फीडबैक ले पाओगे ना मार्केट में अपने टारगेट ऑडियंस से। तो ये सारी चीज़ें थी। अब को स्ट्रैटेजिक डिफरेंस, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको आपने आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी। तो इंटरनल एक्सटर्नल फोकस, मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रोटोटाइप अपना जो है स्टेज 4 का है, अपना स्टेज 4 पे आता है प्रोटोटाइप, ठीक है। फर्स्ट तो अपना डिज़ाइन, मतलब इंटरनल टेस्टिंग विद इन अ प्रोजेक्ट टीम टू मेक क्विक एडजस्टमेंट एंड एडजस्ट। इंटरनल टेस्टिंग मतलब आप अपनी टीम के अंदर ही अंदर, अपनी कंपनी के अंदर टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ अपना रहता है इंटरनल टेस्टिंग। एंड MVP इज़ अ डेवलपमेंट टेक्निक वेयर प्रोडक्ट इज़ इंट्रोड्यूस टू एक्सटर्नल। लेकिन MVP जो रहता है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक्सटर्नल कस्टमर्स को एक्सपोजर रहता है उसका, ठीक है। इसका क्या है गोल, प्रोटोटाइप्स अपन चाहते हैं कि ये जल्दी से फेल हो जाए और हमें जल्दी से उसका सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, और ये चीज़ चीप भी रहती है। लेकिन MVP जो रहता है वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, रियल यूज़र जो उसके होने वाले हैं वही उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर इंटरेस्ट को मेजर करता है, और उसका कम्युनिटी पे क्या इम्पेक्ट होने वाला है उसको टेस्ट करता है। यूज़र एक्सपीरियंस देखता है ना, और यूज़र एक्सपीरियंस मतलब आपके प्रोटोटाइप या MVP के साथ में यूज़र का जो जिस पर्पस से आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, वो पर्पस आपका फुलफ़िल हो रहा है या नहीं,
वो पर्पस, वो गोल आपका फुलफ़िल हो रहा है या नहीं फाइनल प्रोडक्ट से। तो वो चीज़ अपन नोट करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर। फीडबैक लूप्स, जैसे अपन ने पहले ही पढ़ा था कि हमेशा अपन क्या करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग में, कुछ भी फाइनलाइज करने से पहले अपन काफ़ी सारे फीडबैक्स लेते रहते हैं। सेम विथ MVP, ठीक है, विच विल अंडरगो ओन इटरेशन बेस्ड ऑन मार्केट ड्रिवन डेटा। अब MVP में जब अपन टेस्ट किया तो मार्केट से अपन को जो भी डेटा मिला उस चीज़ को अपन बार बार इटरेट करके देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेजर पॉइंट्स थे। प्रोटोटाइप में क्या आता है, इंटरनल टीम टेस्टिंग, प्रीलिमिनरी सैम्पल वर्जन, फिडेलिटी, विजुअल, इंटरैक्टिव, फंक्शनल, ठीक है। तो फिडेलिटी, अब देखो इसमें दो तरह के, जैसे नीचे होगा शायद, ये दो तरह के प्रोटोटाइप्स होते हैं। एक तो होता है लो फिडेलिटी और एक होता है हाई फिडेलिटी। तो इसको अपन देख लेते हैं। लो फिडेलिटी वो प्रोटोटाइप्स रहते हैं जिसमें आप सिर्फ एक चीप सा वर्जन बनाना चाहते हो, ठीक है, जो कि सिर्फ आपके आइडिया को विजुअलाइजेशन दे पाए। वैसे प्रोटोटाइप्स जो रहते हैं वो कहलाते हैं अपन लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स। इसमें क्या क्या आता है, पेपर स्केचेस, वाइट बोर्ड, वायर फ्रेम्स। इसमें अपन स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं, फ्लो को फोकस करते हैं, विजुअलाइजेशन मतलब वो कैसा सुंदर दिखेगा, है ना, या हम उसको कैसा कलर वलर देने वाले हैं, कैसा फॉन्ट रखने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। बस हम उसका स्ट्रक्चर और फ्लो देखना चाहते हैं कि इस स्टेज के बाद में कि यूज़र ने ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर के बाद में पेमेंट स्टेज आएगा, है ना। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर और फ्लो रहता है, बस हम ये देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं लो फिडेलिटी। तो इसमें स्पीडी रहता है ये, और कॉस्ट भी कम लगती है क्योंकि हम बस छोटा सा वर्जन बना रहे हैं इसका। वेयर इज़ हाई फिडेलिटी में क्या रहता है, आप एक पिक्सल परफेक्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, एक मॉकअप्स लाइक बना रहे हो। फिग्मा की डिज़ाइन से, फिग्मा काफ़ी ज़्यादा UI UX में यूज़ होता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं बट फिग्मा इज़ द किंग, है ना। तो इसमें जो इंटरैक्टिव सिमुलेशन रहते हैं, मतलब आप ऐसे इतने ज़्यादा वायर फ्रेम्स बना देते हो कि वो एकदम इंटरैक्टिव लगता है, ठीक है। रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी रहती है, रिलायबल, और मतलब यूजेबिलिटी टेस्टिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, और स्टेक होल्डर्स इसको देख के तुरंत ले सकते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा पिक्सल परफेक्ट रहता है। पिक्सल परफेक्ट मतलब एक एक चीज़ इसमें एकदम परफेक्टली बनाई जाती है ताकि इसको देखते के साथ में जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं उसको ख़रीद लें, ऐसा उनका डिसीजन बन जाए, इतना इसको परफेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे थे, और MV ये चीज़ होती है इसकी फिडेलिटी डायमेंशन, इसमें इस पॉइंट के अंदर आता है ये, ठीक है। अब MVP क्या रहता है, अपन टारगेट ऑडियंस से फीडबैक लेना चाहते हैं, विजुअल सिमुलेशंस भी देखते हैं। लो कॉस्ट लो एफर्ट अटेम्प्ट, मतलब प्रोटोटाइप से तो थोड़ा महंगा रहेगा ही, लेकिन एक छोटा अटैम्प्ट रहता है मार्केट में जाने का, ठीक है, मतलब मार्केट में उस चीज़ को पहुंचाने का एक छोटा सा अटैम्प्ट रहता है। लो कॉस्ट एंड लो एफर्ट अटैम्प्ट, ठीक है। MVP के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये आता है अपना BMC इन डिज़ाइन थिंकिंग। BMC क्या होता है कि बिजनेस मॉडल कैनवास, मतलब आप उस आइडिया जो आपने बनाया, उस आइडिया को अपन क्या कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए वो कैसे फीजिबल होने वाला है, उस चीज़ को अपन टेस्ट करते हैं। मतलब जैसे अपन ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था कि हम हमेशा एम्पैथी स्टेज हमारा फर्स्ट रहता है, एम्पैथी के बाद में हम उसको टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के बाद में हमें कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए ना, स्ट्रैटेजिक टूल्स चाहिए ऐसे विजुअलाइजेशन के लिए कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बिज़नेस के साथ में कैसे अलाइन कर पाएंगे। मतलब जो हमने डिज़ाइंस बनाए उस वो हमारे बिज़नेस को एक्चुअली में कैसे कैटर करेगा, ठीक है। मतलब जब आपने यूज़र को, ये कब आता है, ये कौन सी स्टेज के बाद में आता है, हमेशा एम्पैथी फिर टेस्टिंग, है ना, फिर उसके बाद में अपन BMC को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब यूज़र को अच्छे से समझ लिया अपन ने, ठीक है,
और जब सॉल्यूशन को फाइनल रिफाइन कर लिया है, उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे कि ये बिज़नेस की नीड्स को, जो हमारा मेन बिज़नेस गोल है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ये अपन बताते हैं बिजनेस BMC के अंदर। ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट को अपन एक बिज़नेस माइंडसेट के हिसाब से देखते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था पहले, ये शेयर्ड मॉडल पढ़ा था। ठीक है, उस प्रोडक्ट को अपन क्या कर रहे हैं, एक बिज़नेस माइंडसेट शिफ्ट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं अपन कैसे, बिज़नेस के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें रहती है, जैसे प्रोडक्ट टू बिज़नेस माइंडसेट शिफ्ट, यही दिया है इसमें। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट मतलब आप क्या कर रहे हो, बिज़नेस फोकस्ड माइंडसेट बना रहे हो। ठीक है, वेबल बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मतलब आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, चलो प्रोटोटाइप बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया और अच्छा लगा सबको, लेकिन उसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं, उस चीज़ को टेस्ट करो। फिर विजुअलाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हो आप, शेयर्ड मॉडल्स जैसे अपन ने डिस्कस किया था, गूगल डॉक्स वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को वो कर रहे हो, मतलब जैसे आपने प्रोटोटाइप लिया, ठीक है, उसके आइडिया को आप टैंजिबल बनाए थे। ठीक है, BMC में क्या करोगे, बिज़नेस को आप विजुअल बनाते हो और स्टेक होल्डर्स के साथ में देख सकते हो। अभी तक अपन अपने टीम के साथ में काम कर रहे थे, अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, अब फाइनलाइजेशन टूल क्या होता है, एक एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट रहता है। ठीक है, जिसमें अपन BMC प्लस MVP दोनों को अपन देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो है अपना वो वैल्यू कैसे जनरेट करेगा, वो अपन देखते हैं फाइनलाइजेशन टूल्स के थ्रू। ठीक है, मतलब अपन इसमें सीखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू कैसे जनरेट कर रहा है और वो खुद कैसे चलेगा, है ना, सस्टेन इटसेल्फ, वो प्रोडक्ट कैसे सस्टेन करेगा मार्केट में, वो चीज़ अपन देख रहे हैं। तीन चीज़ें देख रहे हैं अपन, क्या क्या, पहले तो अपन उस प्रोडक्ट को बिज़नेस फोकस माइंडसेट बना रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उस आइडिया को एक विजुअलाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, मतलब अपना प्रोटोटाइप और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी रख रहे हैं उसमें। डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी, वो भी अपन देखेंगे। फाइनलाइजेशन टूल्स में अपन क्या चेक कर रहे हैं कि जो अपना प्रोडक्ट है वो MVP, वो दोनों साथ में कैसे वैल्यू जनरेट करेंगे और कैसे सस्टेन करेगा वो प्रोडक्ट, वो चीज़ें अपन देखते हैं फाइनलाइजेशन टूल के अंदर। अब इसको और पढ़ते हैं अपन, की सेक्शंस ऑफ बिजनेस मॉडल कैनवास। ये यूनिट थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर और ज़्यादा कुछ टॉपिक्स हैं नहीं वैसे इसमें। तो की सेक्शंस ऑफ BMC, वैल्यू प्रपोजिशंस में क्या रहता है, कोर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्स टू द टारगेट ऑडियंस। इसमें अपन चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टारगेट ऑडियंस तक उसका जो कोर वैल्यू है, मतलब जिस चीज़ के लिए, जैसे ओला का एग्जांपल लिया अपन ने, तो उसका कोर वैल्यू क्या था, मतलब राइड्स बुक करना, है ना, तो वो उस चीज़ को, उस वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं नहीं। ठीक है, तो ये उसका कोर वैल्यू हो गया। कस्टमर सेगमेंट्स मतलब आप हर प्रोडक्ट का एक कस्टमर सेगमेंट होता है। अब जैसे कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स रहती हैं जिसमें प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते हैं, है ना, तो उनका कस्टमर सेगमेंट क्या है, हाई क्लास के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जिसमें बहुत मतलब ऐसे कम प्राइस, लो प्राइस्ड और सेल वगैरह रहती है, तो वो सबका कस्टमर सेगमेंट, हर प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस अलग रहता है ना, उसको अपन कहते हैं कस्टमर सेगमेंट्स। चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स ऐसे तरीके होते हैं जिनके थ्रू कंपनी ऑडियंस तक पहुंच पाएगी, है ना, वो चैनल्स गैदर करते हैं कि इसी BMC के अंदर अपन ढूंढते हैं कि ऐसे कौन से चैनल्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को यूज़र तक ले जा सकते हैं। तो सबसे कॉमन तो रहता है टेलीविज़न और सोशल मीडिया, यही चीज़ रहती है। कस्टमर रिलेशनशिप मतलब हम अपने प्रोडक्ट को यूज़र तक ले जाने के लिए हमें कस्टमर से किस तरह के रिलेशनशिप रखने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम
ज्वेलरी शॉप्स हर फैमिली की मतलब अपने पेरेंट्स जो रहते हैं मोस्टली ये जो ज्वेलरीज रहती है वो हमेशा एक ही पर्टिकुलर शॉप डिसाइड कर लेते हैं और वहीं से लेते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। वही चीज़ होती है कस्टमर रिलेशनशिप्स में। रेवेन्यू स्ट्रीम्स में अपन क्या देख रहे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स में कि कंपनी इनकम कहाँ से जनरेट करेगी। की एक्टिविटीज़ मतलब की एक्टिविटीज़ क्या बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट एक्शंस, ये एक्शंस तो हमें करना ही पड़ेगा तभी हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। की रिसोर्सेज में क्या बताते हैं कि इसेंशियल एसेट्स, ये एसेट अगर हमारे पास में नहीं होगा तो हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो वर्क कर नहीं पाएगा। तो ऐसे की रिसोर्सेज के अंदर अपन क्या रखते हैं, ऐसे इसेंशियल एसेट्स जो हमारे बिज़नेस मॉडल को सर्वाइव करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। की पार्टनर्स ऐसे कुछ अपन जैसे कुछ बिजनेसेस रहते हैं लाइक आपने क्लोथिंग का बिज़नेस देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं मुंबई से, जैसे आप टीयर 3 सिटी में हो, ठीक है, आप टीयर 3 सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खुद से तो बनाते नहीं है वो सारे प्रोडक्ट्स, तो वो क्या करते हैं मुंबई की किसी भी पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेट करके अपने टीयर 3 सिटी के अंदर उनके प्रोडक्ट्स को बुला लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या रहते हैं उनके पार्टनर्स हो गए। मुंबई में उन्होंने क्या बना रखे अपने पार्टनर्स, जो कि उन टीयर 3 सिटी तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, तो वो उनके की पार्टनर्स हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज जो आपको सप्लाई कर रहे हैं हेल्प उस प्रोडक्ट को वैल्यू देने के लिए। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब टोटल कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है उसको बनाने से लेकर डिलीवर करने तक, जो भी कॉस्ट आ रहा है वो होता है उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। कनेक्शन टू प्रोटोटाइपिंग एंड एमवीपी। अब देखो प्रोटोटाइप और एमवीपी के अंदर क्या कनेक्शन होता है, पहले अपन ये देख लेते हैं कि बीएमसी के अंदर अपन ने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर सेगमेंट्स, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, चैनल्स अपने सोशल मीडिया, टेलीविज़न, और अपना हो सकता है ये जैसे सेल्स वगैरह के काफ़ी सारे चैनल्स रहते हैं ना, तो उस टाइप से किसी आपके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया, ठीक है, वो भी एक क्या है उनका वो है चैनल है, ठीक है। मतलब माउथ ऑफ सजेशन ऐसा करके कुछ रहता है, तो उस चीज़ को कहते हैं चैनल्स। जो उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं उसको अपन कहते हैं चैनल्स। की पार्टनर्स और एक्टिविटीज़ अपन ने देख लिया, कॉस्ट स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब यह कनेक्टिंग प्रोटोटाइप और एमवीपी का ही डिफरेंस इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टीम बेस्ड डिज़ाइन, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि सर्विंग अ कोलैबोरेटिव, अपन शुरू से देख रहे हैं कि हमेशा अपन को क्या रखना है, कस्टमर्स को इंगेज रखना है अपने साथ में। लेकिन कस्टमर्स को इंगेज रखने के लिए, फीडबैक्स लेने के लिए पहले अपन को टीम के अंदर में तो इंगेजमेंट रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा टीम बेस्ड डिज़ाइन और शेयर्ड मॉडल को यूज़ करते हैं, ठीक है। टीम बेस्ड डिज़ाइन क्या रहता है, जब अपन कोई वन मैन शो नहीं कर रहे हैं। वन मैन शो मतलब एक आदमी बताएगा कि अपन को ऐसा ऐसा करना है और सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं। अपन को क्या करना है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना है। मतलब जो चीज़ शायद मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अपन को ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ चाहिए। तो हमें इसलिए टीम बेस्ड डिज़ाइन को अपन देखते हैं, ठीक है। इसमें शेयर्ड विज़न रहता है, मतलब हर कोई उसके बारे में सोचता है और हर कोई उसके लिए अपने पर्सपेक्टिव्स को रखता है, ठीक है। तो इसमें शेयर्ड मॉडल अपन ने देख लिया था, एक बार उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो शेयर्ड मॉडल इज़ द विजुअल or conceptual representation of a design that every team member can refer to simultaneously, ठीक है। मतलब हर एक टीम मेंबर उस चीज़ को एक साथ में रेफ़र कर पाएगा, वो चीज़ होती है शेयर्ड मॉडल, ठीक है। अब इसके कुछ कॉमन टूल्स रहते हैं इसमें, जैसे गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स, ये अपन ने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया ही है। गूगल स्लाइड्स भी होता है। मतलब मैंने अगर आपको मेरे गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया है ना, तो आप भी उसको चीज़ को अगर मैंने एडिटर एक्सेस दिया है आपको, तो आप उसमें एडिट भी कर पाओगे। अगर मैंने सिर्फ आपको व्यूअर एक्सेस दिया, आपको उसको रियल टाइम पे देख पाओगे। सेम कैड मॉडल्स ऐसे कार्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए ना,
कार्स का भी पहले डिज़ाइन बनाया जाता है, सीधे उसके पार्ट्स को जोड़ा नहीं जाता है, पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। तो उसके लिए होते हैं कैड मॉडल्स। उसमें कैड मॉडल्स भी क्या रहते हैं, कोलैबोरेटिव शेयर्ड मॉडल रहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखो इसमें शायद नीचे दिया है मैंने, कोलैबोरेशन अभी शायद इसका नहीं दिया, तो चलो मैं बता देती हूँ कि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। हो सकता है कि आ जाए आपको लिखने की बेनिफिट्स क्या होते हैं शेयर्ड मॉडल के। तो इसमें हर कोई सेम टाइम पे, सारे टीम मेंबर्स सेम टाइम पे सेम ही चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एवरी वन ऑन सेम स्टेज, एवरी वन ऑन सेम स्टेज, हर कोई सेम ही स्टेज पे है, ठीक है। दूसरी चीज़ है रियल टाइम अपडेट, रियल टाइम अपडेट इसमें। और दूसरा है बेटर डिसीजन मेकिंग एंड फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या रहता है, सब लोग एक साथ में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ थी शेयर्ड मॉडल के अंदर। अब देखो अपनी जो टीम रहती है, उस टीम को अपन कैसा बनाना है उस टीम को, तो उस चीज़ के लिए रहता है टीम कंपोजिशन कैसे रहता है, डाइवर्स टीम्स रखना है हमेशा अपन को, डाइवर्स बैकग्राउंड्स और स्पेशलाइजेशंस की टीम को रखना है अपनी, मतलब मेंबर्स को रखना है अपनी टीम के अंदर, ताकि हमारे पास में वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशन और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आ पाएँ, है ना। जैसे जितने ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग रहेंगे उतना ज़्यादा हम बेटर सॉल्यूशन बना पाएंगे। ये चीज़ अपन पहले भी बता चुकी हूँ मैं। कल्चर ऑफ इंक्लूजन, इसके अंदर क्या रहता है, मतलब आप ऐसी टीम बना रहे हो जो साथ में काम कर रही है, ठीक है, सेम लेवल पे है। टीम बेस्ड डिज़ाइन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ कोहेजन, इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। मतलब जिससे इस ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझ लो आप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और ओपन कम्युनिकेशन। मतलब आप टीम के अंदर एकदम ऐसे ओपन रख रहे हो, ओपन कम्युनिकेशन रख रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट है लीडरशिप क्या करेगा, इनकरेज करेगा कि सारे जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, और हर किसी के पास में पावर है, ठीक है, वो अपना पॉइंट रख सकता है। मेंबर्स फील कॉन्फिडेंट इन देयर डिसीजन, हर कोई अपना डिसीजन रख पा रहा है, हर कोई अपना ओपिनियन रख पा रहा है। तो इससे क्या इनकरेज होगा कि एम्पावरमेंट है और ट्रांसपेरेंसी दोनों चीज़ है। और एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हम टीम के अलावा भी अपने यूज़र्स, एक्सपर्ट्स, है ना, क्लाइंट, सप्लायर्स, एक्सपर्ट्स और यूज़र्स, ठीक है, इन सबको भी अपन ऐड कर रहे हैं। मतलब सिर्फ जो प्रोडक्ट बना रहे कोर टीम के अलावा एक्सटर्नल लोगों को भी ऐड कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन भी जब अपन ऐड करते हैं तो इसमें क्या रहता है, उतने अच्छे अपन को आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स इन डिज़ाइन थिंकिंग, इसके बेनिफिट्स यही होते हैं कि फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंसी, इंटरनल टेस्टिंग, सिंथेसिस ऑफ इनसाइट्स, यही सारी चीज़ें रहती हैं। कोलैबोरेशन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, वर्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स। देखो वर्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स की बात कब आती है, जब आपकी जो टीम्स रहती हैं वो रिमोटली वर्क करती हैं ना, रिमोट वर्क एज टीम्स इंक्रीजिंग ऑपरेट रिमोटली। जब टीम्स रिमोटली ऑपरेट करते हैं तब अपन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब जब हर कोई अपने घर बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, लैपटॉप पे, तो बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स भी होते हैं उस चीज़ के और बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं, है ना, हर चीज़ के होते हैं। तो वैसे तो ये आगे की यूनिट में भी है एस टीम से, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बट आगे की यूनिट्स जैसे आपके थर्ड यूनिट में भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। एजाइल मेथोलॉजीज़ का इसमें यूज़ करते हैं। एजाइल मेथड्स क्या बताता है, दैट एम्फेसाइज कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। एजाइल में भी अपन यही देखे थे कि आप जो पूरा प्रोसेस रहता है वो इटरेटिव रहता है ना, रिकर्सिव रहता है। उसमें आप क्या करते हो, प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हो, ठीक है। तो वर्चुअल कोलैबोरेशन रियलाइज ऑन एजाइल मेथोलॉजीज़, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
और ओपन कम्युनिकेशन, ये अपन ने देख चुका है, मतलब हर कोई अपना वो चीज़ें जो है वो बता पा रहा है, अपना पॉइंट रख पा रहा है, और ताकि अपन कंपनी के गोल को रख पाए। विजुअलाइजेशन टास्क, मतलब शेयर सॉल्यूशंस फॉर मॉनिटरिंग वर्कफ्लोज अलाउ रिमोट टीम, मतलब हर मेंबर का अपन जो है वो वर्क ट्रैक भी कर पा रहे हैं, वो होता है विजुअलाइजेशन टास्क। ये चीज़ें रहती है। तो ये चीज़ें थी। अब देखो इसका क्विक रिवीजन के लिए आप ये वाला जो है ये डायग्राम है, ये मैंने एआई के ही थ्रू ही बनाया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कमेंट कर सकते हो इसके पीडीएफ के लिए। अब इसमें अपन 3 कोर चीज़ें देखिए, एक तो माइंडसेट, गोल और आउटकम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट यूनिट में अपन और भी ज़्यादा सेकेंड यूनिट को लेकर आते हैं, उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें और आगे तक है। तो सबके नोट्स में बना चुके हैं। तो थिंक लाइक अ डिज़ाइनर, सॉल्व लाइक अ टीम एंड इम्पैक्ट लाइक अ लीडर, ये इसका क्या है, टैग लाइन है। चलो, और ये वाली लाइन ज़रूर लेकर आना, फेल फास्ट, फेल चीप, लर्न ऑलवेज, ये सारी चीज़ें इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।